बहती गंगा उपन्यास के तीसरे कहानी का शीर्षक नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी मिर्जापुर में गाया जाने वाले कजरी की एक लाइन है, जो नारघाट मिर्जापुर की सुंदर नामक वेश्या द्वारा दाताराम नागर के काला पानी की सजा होने के बाद गाया गया था। राजा चेत सिंह का बनारस के शहरी क्षेत्र से विशेष लगाव था, इसीलिए उन्होंने शहर के शिवाला मोहल्ले में गंगा के किनारे भव्य किले का निर्माण कराया था, जो रामनगर किले के साथ साथ राजा चेत सिंह का स्थायी निवास स्थान भी हुआ करता था। सन 1772 का बनारस अपने गुंडों के लिए प्रसिद्ध था। ये गुंडे बनारस राज्य के साथ हमेशा खड़े रहते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध खुला मोर्चा लेते थे, अतः इनको गुंडा न कहकर क्रांतिकारी कहना ज्यादा उचित होगा। वारेन हेस्टिंग चेत सिंह को सबक सिखाने के उद्देश्य से 14 अगस्त 1781 को पूरी तैयारी के साथ बनारस पर हमला करता है और 4 दिन तक बनारस की सड़कों और गलियों में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें काफी अंग्रेज सिपाही एवं अफसरों के साथ साथ राजा चेत सिंह के सैनिक भी मारे जाते हैं। इतिहास में इसे बनारस विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। राजा चेत सिंह के कुछ नजदीकी विश्वास पात्रों की गद्दारी के कारण उनके शिवाला स्थित किला को अंग्रेज सेना द्वारा घेर लिया जाता है और अंततः राजा चेत सिंह के पास गंगा में कूदकर भागने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है और इस प्रकार राजा चेत सिंह बनारस से भागकर ग्वालियर के राजा सिंधिया के यहाँ शरण देते हैं और फिर बनारस कभी नहीं आते हैं। यही राजा चेत सिंह के वंश का भी अंत हो जाता है। वारेन हेस्टिंग के इस बनारस विजय के बाद राजा बलवंत सिंह की दूसरी पत्नी गुलाब कुंवर की बेटी के पुत्र यानी राजा बलवंत सिंह के नाती महिप नारायण सिंह को अपने अधीन कठपुतली राजा के रूप में बनारस का राज्य सौंपकर वारेन हेस्टिंग कलकत्ता वापस लौट जाता है। बनारस में इस युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग द्वारा काफी लूटपाट किया गया था। बनारस की ये दुर्दशा देखकर बनारस के नालायक बेटे, जो गुंडे कहलाते थे, इन गुंडों ने अंग्रेजों से लड़ने की कसम ली। ऐसे लोगों में दाताराम नागर और भंगड़ भिक्षुक प्रमुख थे। बनारस के अलईपुर स्थित मोहल्ले में भंगड़ भिक्षुक का बगीचा और कुआं था और इसी के समीप दाताराम नागर का अखाड़ा था। यहाँ इन्हीं जैसे लोग एकत्र होते थे और अंग्रेजों तथा उनके मददगारों को क्षति पहुंचाने की योजनाएं बनाते थे। बनारस में शंभूनाथ पंडित, बेनीराम पंडित, मौलवी अल्लाउद्दीन कुबरा और मुंशी फैयाज अली तथा मिर्जापुर में अंग्रेजों की ओर से ठेकेदार बनकट मिसिर अंग्रेजों के प्रमुख सहायक थे। दाताराम नागर के मित्रों की राय हुई कि पहले बनकट मिसिर को खत्म किया जाए। नागर ने अपने भाई श्यामू और बिट्ठल को मिसिर के पास भेजकर कहलवाया कि अगली पूर्णिमा को मिर्जापुर के ओझला नाले पर आपको भांग छानने का न्योता है। मिसिर ने निमंत्रण स्वीकार कर कहला भेजा कि भोजन पानी का प्रबंध मेरी ओर से होगा। अंग्रेजों का मुखबिर बनकट मिसिर मिर्जापुर के अकोढ़ी बिरोही गांव के 100 लठैतों को लेकर आया था। नागर भी अपने भाइयों, मित्रों और शिष्यों की फौज के साथ वहां पहले ही पहुंच चुका था। एक ओर 25 सील के ऊपर भांग पीसी जा रही थी, दूसरी ओर कढ़ाइयों में पूड़ियां छन रही थी। भांग के साथ खाना पीना हो जाने के बाद चांदनी रात में दोनों दलों के साथ जमकर भिड़ंत हुई। बीच बीच में मिसिर चिल्ला उठता था, भगवती विंध्यवासिनी की जय। साथ ही नागर ललकारता था, जय भगवान हाटकेश्वर। दाताराम नागर के कुल देवता भगवान हाटकेश्वर थे और बनारस में काल भैरव मंदिर के पास भगवान हाटकेश्वर मंदिर के बगल में नागर का घर था। लड़ते लड़ते नागर और मिसिर एक दूसरे के सामने आ गए। नागर ने तलवार चलाया, मिसिर की लाठी 2 टुकड़े हो गई और नागर के सामने मिसिर टिक नहीं पाया। तब मिसिर पलटा और भागने लगा। नागर ने मिसिर का पीछा किया। चांदनी रात होने के कारण मिसिर भागते हुए नागर को साफ दिखाई पड़ रहा था। दाताराम नागर ने सोचा, भागते हुए शत्रु का पीछा करना अधर्म है, अतः नागर रुक गया और मिसिर का पीछा छोड़कर वापस लौट रहा था। आधी रात का समय हो चला था। तभी नागर ने देखा सामने टीले से सटकर एक स्त्री खड़ी है। नागर ने आंखों के इशारे से उसका परिचय पूछा। दूसरी ओर नागर की नोकदार मरोड़ी हुई मूछें, कमर में लटकी तलवार, दूसरी ओर कमर में खोसी हुई कटार, लंबा छरहरा बदन, घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें देख वह स्त्री अपने को रोक न सकी और नागर का हाथ थाम लिया। नागर के शरीर में बिजली से दौड़ गई और नागर ने उस खूबसूरत स्त्री को अपनी ओर खींचा। स्त्री की भी यही चाहत थी, लेकिन एकाएक नागर को अपने पिता के वचन याद आ गए कि पराई स्त्री को माता समझना चाहिए। नागर के पिता वह व्यक्ति थे जिन्होंने नागर ब्राह्मणों के कुल देवता भगवान हाटकेश्वर की स्थापना काशी में किया था। नागर ने स्त्री को अपने से दूर झटकते हुए अपना हाथ छुड़ाया और तेज आवाज में पूछा, तू कौन है?
स्त्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ऐसे ही पूछा जाता है नारी से? उसने उलटकर नागर से प्रश्न किया। नागर 2 कदम पीछे हट गया और धीमे स्वर में पूछा, अच्छा भाई, अब बताओ तुम कौन हो? नारी हंसी। उसने उत्तर दिया, पहले एक इज्जतदार ठाकुर की कुंवारी कन्या थी, अब किसी की रखैल वेश्या हूं। नागर ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ? नारी ने उत्तर दिया, वैसे ही जैसे यहां आते आते तो तुम मर्द थे, पर कुछ क्षण बाद ही तुम देवता बन गए। नागर ने पूछा, तुम्हारी दशा किसने किया? स्त्री बोल पड़ी, सब मिसिर महाराज की कृपा है। साल भर हुआ मैं अपने बगीचे में आम बीन रही थी, जहां से मिसिर ने हमें उठवा लिया और वेश्या से भी बदतर बनाकर रख छोड़ा है। नागर ने पूछा, इस समय यहां क्यों आई हो? स्त्री बोली, सुना था आज मिसिर को कोई मारने आने वाला है, वही देखने आई थी कि मिसिर की गर्दन कटे और मेरी छाती ठंडी हो। लेकिन अब क्या कहूं, भागते समय मिसिर ने मुझे यहां देख लिया है, अब मिसिर हमें मार डालेगा। तुम्हारे शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। नागर 2 मिनट कुछ सोचा और फिर बोल पड़ा, तुम नार घाट चली जाओ, वहीं घाट पर मैं तुमसे मिलूंगा। नार घाट मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे बने एक घाट का नाम है। नागर की बात सुनकर स्त्री हंसी और नागर भी मुस्कुरा उठा और अपने रास्ते पर चल पड़ा। सामने रास्ता एक घाटी से होकर जाता था, जो इतना सकरा था कि उसमें एक समय एक ही व्यक्ति के चलने का रास्ता बचता था। नागर ने देखा मिसिर भी लौट रहा था और घाटी में आगे आगे जा रहा था। नागर की आहट पाकर भी वह पीछे नहीं घूमा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। नागर ने पीछे से आवाज दी, ठहरो मिसिर जी। चले आओ नागर, बिना पीछे घूमे ही मिसिर ने जवाब दिया। नागर ने मिसिर के साहस पर आश्चर्य करते हुए कहा, मिसिर जी, तुम खाली हाथ हो और मैं हथियार के साथ हूं, कहीं पीछे से हमला कर दूं तब? मिसिर ठठाकर हंस पड़ा और बोला, तुम गुंडे हो, ऐसा छोटा काम कभी नहीं कर सकते। नागर ने फिर पूछा, तब मैदान छोड़कर भागे क्यों थे? मिसिर ने जवाब दिया, मेरी लाठी टूटी देखकर भी तुम जोश में आगे बढ़ते जा रहे थे और ये भूल गए थे कि शस्त्रहीन शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। नागर मिसिर को धिक्कारते हुए कहता है, मिसिर जी, तुमने काम बहुत खराब किया है। एक तो अपना देश अंग्रेजों के हाथ बेच दिए हो और एक कुंवारी कन्या की इज्जत उतारकर वेश्या बनाकर छोड़ दिए हो। अब तो तुम्हें हमसे लड़ना ही पड़ेगा। मिसिर ने कहा, मैं तो अब भी खाली हाथ ही हूं भाई। नागर मिसिर से कहा, मेरे पास तलवार और कटार है, इनमें से कोई भी एक हथियार तुम ले लो और आज ही हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। मिसिर जी। मिसिर पीछे मुड़ा और नागर के हाथ से तलवार अपने हाथ में लेकर ललकारा, लेकिन नागर के कटार के वार से मिसिर बच नहीं पाया और नागर ने मिसिर के सीने में कटार से वार करके मिसिर को मौत के घाट उतारकर एक ठंडी सांस ली। मिसिर ने जिस स्त्री का अपहरण करके वेश्या बना दिया था, समाज से बहिष्कृत उस स्त्री को निस्वार्थ भाव से नागर ने नारघाट के मिर्जापुर में किराए के मकान में टिकाकर उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिर्जापुर के पेशेवर गाने वालियों से गाना बजाने की शिक्षा दिलाने लगा। जब वह कभी मिर्जापुर जाता तब उसकी सारी व्यवस्था देखकर दिन रहते ही उसके यहाँ से चला जाता था। रात उसके घर कभी नहीं ठहरता था। उसे नागर सुंदर पुकारता था क्योंकि वह नागर को सुंदर लगती थी। नागर को मिर्जापुर में ही खबर मिली कि बनारस के नायब फैयाज अली, अंग्रेज शासन का एक अधिकारी, इस बार मुहर्रम के जुलूस में दुलदुल घोड़े को ठठीरी बाजार के रास्ते निकलवाने वाले हैं। अंग्रेजों का राज होने के बाद बीते 2 वर्षों से फैयाज अली मुहर्रम के जुलूस के लिए नया रास्ता खोज रहे थे। 2 बार तो नागर ने उधर से जुलूस नहीं निकलने दिया था। इस बार नागर को पता चला कि जुलूस के साथ अंग्रेज सिपाही भी होंगे। नागर का खून खौल उठा। वह मिर्जापुर से सीधे बनारस आया और सुड़िया होते हुए ठठेरी बाजार उस समय पहुंचा जब दुलदुल घोड़ा उसके ठीक सामने से ही जा रहा था। नागर ने ललकारते हुए तलवार से घोड़े पर वार किया और घोड़े की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गई। अंग्रेज सेना नागर पर टूट पड़ी। गोरों के संगीन और नागर की तलवार की लड़ाई में गोरों की संगीनें झुक गईं और नागर की तलवार रास्ता चीरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। नागर बनारस के ब्रह्मलाल मोहल्ले में जाकर अपने को छिपाया और रात में राजघाट के लिए निकल पड़ा और राजघाट गंगा के किनारे छिपा रहा। एक दिन गंगा स्नान के लिए जाते समय अंग्रेज सेना ने नागर को घेर लिया। नागर के हाथ में खाली लोटा था। फिर भी नागर दिलेरी से लड़ते हुए 4 अंग्रेज सैनिकों की खोपड़ी तोड़ते हुए गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद दाताराम नागर पर अंग्रेज शासन द्वारा मुकदमा चलाया गया और फैसले के दिन नागर के चेले चपाटों और बनारस वासियों से कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ था और कोर्ट रूम के बाहर सड़कों पर पूरे बनारस शहर के लोग उमड़ पड़े थे। अंग्रेज सिपाहियों के घेरे में दाताराम नागर का छरहरा बदन हथकड़ी बेड़ी से कसा हुआ था।
लेकिन नागर पर इस लोहे के बंधन का कोई असर नहीं था। नागर का पूरा शरीर सीधा तना हुआ था और जज के सामने पहुंचते ही नागर के पतले होंठ पर घृणा भरी मुस्कान फैल जाती है। तनी हुई अपनी लाल आंखों से नागर ने न्यायाधीश की ओर आंख तरेर कर देखा। जज नागर की आंख से आंख नहीं मिला पाया और अपनी आंखें नीची कर ली। जज अपनी होठों से बुदबुदाया, बहादुर आदमी है। जज ने दाताराम नागर को 20 वर्ष काले पानी की सजा सुनाया। कोर्ट में उपस्थित नागर के चेले चपाटे रो पड़े। नागर अपने चेलों की ओर मुड़कर क्रोधपूर्ण दृष्टि डालते हुए गरज पड़ा, नामर्दों की तरह क्यों रोते हो? 20 बरस ब्रह्मा के दिन नहीं है, चुटकियों में उड़ जाएंगे। जाओ बाबा जी से कह देना अब हमारे घर द्वार का भार उन्हीं पर है, और मिर्जापुर वाले बाबा जी से कहना सुंदर की खोज खबर लेते रहेंगे। उस्ताद का आदेश पाकर भारी मन और भींगे नयन लिए नागर के चेले अदालत के कमरे से बाहर निकलने लगे। नागर एक बार पैर के पंजों पर खड़ा हो गया। सारी नसें कड़कड़ाकर बोल उठी। उसने अपना शरीर जरा दाहिने बाएं हिलाया और उसकी दोनों भुजाओं पर मछलियां तैर गईं। बेड़ी झंझनाई और दाताराम नागर बंधे हुए शेर की तरह झूमता हुआ अंग्रेज सिपाहियों के आगे आगे चल पड़ा। दूसरी ओर कम समय के परिचय में ही मिर्जापुर के नारघाट वाली सुंदर को जब पता चला कि नागर काले पानी चला गया, तब सुंदर सोचने लगी, काला पानी कहाँ है? शायद बहुत दूर समुंदर के बीच कोई टापू है जहां से लौटकर कोई नहीं आता। सुंदर का हृदय भर आता है, उसके होंठ हिलने लगते हैं और वह गुनगुनाने लगती है, सब कर नैया जाला काशी हो विशेषर रामा, नागर नैया जाला काले पनिया रे हरी। घरवा में रोए नागर भाई और बहनिया रामा, से जिया पर रोए बारी धनिया हरी। खुटिया पे रोए नागर ढाल तलवरिया रामा, कोनवा में रोए कड़बिनिया हरी। रहिया में रोए तोर संगी और साथी रामा, नार घाट रोए कसबिनिया हरी। जो मैं जनत्यू नागर जईबा काला पनिया हो रामा, तोरे पसवा चली औ तू ब्यून गहनवा रे हरी। मिर्जापुर की इस प्रसिद्ध कजरी में सुंदर अपने अंदर के दर्द को बयां करती है कि सबकी नैया काशी विश्वनाथ पार लगाते हैं, लेकिन नागर की नैया काले पानी ले गई, जहां से नागर वापस कभी नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण घर में नागर की माँ और बहन रो रहे हैं। खूंटी अर्थात दीवार की हुक पर टंगी हुई नागर की ढाल और तलवार भी रो रहे हैं। नागर के सभी संगी साथी रो रहे हैं। कोने में रखा बंदूक नुमा नागर का हथियार रो रहा है। नारघाट पर रहने वाली वेश्याएं रो रही हैं, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला नागर काला पानी चला गया है। सुंदर रोते हुए कहती है, यदि मैं जानती आपको काले पानी जाना होगा तो आपके पास चली आती और आपके साथ मैं भी काला पानी के लिए सब कुछ छोड़कर साथ चल पड़ती। सुंदर के इस गाने के दर्द के कारण आसपास की हवाएं सिसक रही थीं, नीचे गंगा की लहरें कराह रही थीं और नौका पर बैठे यात्री और मल्लाहों की आंखों में आंसू बहने लगती है। इसके बाद भी बहुत दिनों तक मिर्जापुर निवासी नारघाट की इस पगली को पैसा देकर इससे यही गाना गवाते और करुणा खरीदते रहे। सुनने वालों की आंखें भर आती जब वो कलेजे का सारा दर्द खोलकर गाती है। और इस प्रकार तलवारिया दाताराम नागर और सुंदर वेश्या की इस कहानी का अंत हो जाता है। रुद्र जी की चौथी कहानी का शीर्षक है सूली ऊपर सेच पिया की। इस कहानी की प्रस्तुतिकरण अगले अंक में आप सबके साथ साझा करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।